हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन यादव और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटरेक्शन विद सचिन में। तो पिछली क्लास में मैंने बात की थी मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियां पढ़ाई थी आपको। उन आवेशन की विधियों में मैंने लास्ट जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में पढ़ने के बाद अब ये कहानी आपको क्लियर होगी कि कागज़ के छोटे टुकड़े कैसे, जो कागज़ के छोटे टुकड़े थे वो कैसे मार्कर की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि ये मार्कर जो था इसको मैंने बालों से रगड़ा था और रगड़ने के बाद ये आवेशित हो चुका था, पर कागज़ के छोटे टुकड़े वो तो किसी से नहीं रगड़े थे। अब वो कागज़ के छोटे टुकड़े उदासीन थे, ठीक है, उदासीन थे, लेकिन जब मार्कर को इसके पास में लाया तो इस मार्कर पे जो भी आवेश होगा, अगर प्लस होगा तो कागज़ के टुकड़ों पे विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएगा यानी माइनस आ जाएगा, और अगर ये मार्कर माइनस आवेशित होगा तो कागज़ के टुकड़ों पे विपरीत आवेश यानी प्लस प्रेरित हो जाएगा। और जब विपरीत आवेश प्रेरित हो जाएगा तो उस तरीके से वो कागज़ के छोटे टुकड़े उस मार्कर की तरफ या उस आवेशित पेन की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। उम्मीद है अब बात पूरी तरह समझ में आ गई, ठीक है। तो अब बात समझते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वैद्युत आवेशों के कुछ मूलभूत गुण हैं, समझते हैं। तो जो पहला गुण है वो यही है, आपको पता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। आपको पता है दो विपरीत आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और दो समान आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। सेकंड पे आते हैं, दूसरा जो है पॉइंट वो है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, यानी आवेश हैं वो पूरे के पूरे संरक्षित रहते हैं। संरक्षित का मतलब है नियत रहते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे अरे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, आवेश तो कम हो रहे थे, ज़्यादा हो रहे थे, किसी वस्तु पे आ रहे थे, किसी वस्तु में से जा रहे थे। तो सुनने की बात ये है कि पूरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी पूरे के पूरे निकाय में, यहाँ पे एक जो वर्ड है वो है निकाय, सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे निकाय में जो आवेश है वो न तो नया आवेश कोई उत्पन्न होता है और ना कोई नया आवेश उत्पन्न होता है और ना कोई आवेश नष्ट होता है। पूरा का पूरा आवेश नियत रहता है। जैसे आवेश के संरक्षण को और डीपली समझें, हमने घर्षण द्वारा आवेशन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से एक ले ले रहे हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा रहे हैं, रब करा रहे हैं। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रब कराया था, रगड़ा था, तो शुरू में रब कराने से पहले न कांच पे आवेश था न रेशम पे आवेश था, दोनों ही आवेश रहित थे। यानी कि इन दोनों का जो कुल आवेश है वो है जीरो, यानी Q बराबर जीरो। और ये कांच और रेशम दोनों को मिला के ये पूरा जो मैंने बॉक्सिंग कर दी है, ये पूरा का पूरा निकाय है। और इस पूरे के पूरे निकाय को हम विलगित निकाय बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी अकेला निकाय। विलगित मतलब अकेला, या ऐसे समझ लो आइसोलेटेड वर्ड। आइसोलेटेड सुना होगा, जब कोई किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसको रूम में कहीं आइसोलेट कर देते हैं, यानी अकेला बिठा देते हैं कि आप इस रूम में रहें। तो कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा सिस्टम को हम अकेला मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों पे कुल आवेश, यानी ये कह सकते हैं इन दोनों पे कुल आवेश का मतलब इस पूरे निकाय पर कुल आवेश है शून्य, जीरो। सेम ऐसे ही घर्षण के बाद होगा क्या, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे और जब कांच की छड़ में से रेशम में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे। तो अगर मान के चलो इसमें से इस कांच की छड़ में से रेशम पर 4 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो कांच की छड़ पर 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और रेशम पर 4 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। यानी कि इस पूरे के पूरे निकाय पर जो अंतिम कुल आवेश आएगा वो क्या आएगा, सॉरी इधर मैंने 5 लिख दिया है, यहाँ 4 हो जाएगा। यानी कि ये 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा प्लस का 4e, और यहाँ 1 2 3 4 इस पे आवेश आ जाएगा माइनस का 4e। तो कहने का मतलब ये है कि 4 प्लस का और 4e माइनस का, यानी कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि कुल आवेश दोबारा से जीरो है। यानी कि पूरे के पूरे निकाय पे पहले भी कुल आवेश जीरो था और बाद में भी कुल आवेश जीरो है। यानी कि आवेश संरक्षित है, या ये कह देंगे कि आवेश नियत है, नियत आवेश, कांस्टेंट, जो ना कम होता ना ज़्यादा होता। आगे इसका एक और उदाहरण समझते हैं। ये तो घर्षण द्वारा आवेशन से मैंने समझा, आवेश का संरक्षण जो है वो घर्षण द्वारा आवेशन से समझा। अब उसी आवेश के संरक्षण को चालन द्वारा भी समझ सकते हैं।
तो मैंने चालन द्वारा आवेशन में आपको ये पढ़ाया था कि कोई वस्तु ए और वस्तु बी, दो वस्तु ले ली, दोनों में से चालन में ये कहानी थी कि एक ना एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए। तो ये वस्तु बी यहाँ पे मान ली आवेशित है और वस्तु ए हमारी आवेशित नहीं है, और वस्तु बी जो है उस पर प्लस का 4e आवेश है। 1 2 3 4, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। इस पर प्लस का 4e आवेश है, तो पूरे के पूरे निकाय पर कितना आवेश है? तो वस्तु ए पर तो कोई आवेश है नहीं, तो पूरे के पूरे निकाय पर अगर देखा जाए तो प्लस का 4e ही तो रहेगा। अब होगा क्या, जब वस्तु ए को वस्तु बी के साथ आपस में टच कराया जाएगा, छुलाया जाएगा, तो इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन मतलब आधा आवेश इस पे आ जाएगा। चालन पढ़ा दिया है मैंने आपको। तो जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और इस तरीके से वस्तु ए पर भी प्लस के 2e हो जाएंगे और वस्तु बी पर भी प्लस का 2e हो जाएगा। मतलब दोनों पे आधा आधा आवेश बट जाएगा। जो 4e था वो 2e इस पे 2e इस पे। तो अब पूरा अगर देखें इस पूरे के पूरे विलगित निकाय में, इस पूरे के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? तो अगेन प्लस का 2e प्लस का 2e यानी प्लस का 4e। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। अब हम पढ़ाएंगे कि जी हमने घर्षण द्वारा आवेशन से आवेश का संरक्षण समझ लिया, चालन द्वारा आवेशन का भी एक उदाहरण देख लिया। अब समझते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या है कहानी, हमने पढ़ा दिया आपको कि पहले दोनों की दोनों वस्तुएं अनावेशित थीं और एक क्षण आवेशित इसके पास आई थी और इन दोनों वस्तुओं को आवेशित कर गई थी। तो अब ये दोनों वस्तुएं यहाँ पे विपरीत आवेशित हैं, तो कुल मिला के इनमें भी जो आवेशन आ गया वो प्रेरण द्वारा हो गया है। अब देखते हैं कि क्या ये प्रेरण द्वारा आवेशन से आवेश संरक्षण हो रहा है या नहीं, क्योंकि घर्षण द्वारा और चालन द्वारा तो हो चुका है। तो देखिए इन दोनों वस्तुओं पर कुल आवेश 0 है, ना इस पर कोई आवेश है ना इस पर कोई आवेश है, और इस पर जो आवेश है वो है प्लस का 4e, और इस पर आवेश जो है वो है माइनस का 4e, और प्लस का 4e और माइनस का 4e दोनों जोड़ेंगे, यानी इस पूरे के पूरे निकाय में, इस संपूर्ण निकाय में, इस आइसोलेटेड सिस्टम में, या ये कह लें विलगित निकाय में जो कुल आवेश है वो प्लस 4e और माइनस 4e का योग होगा, और दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 0 आ रहा है। यानी कि जो इस निकाय में आवेश था कुल 0 और इस निकाय में भी कुल आवेश 0 है, यानी आवेश संरक्षित है, यानी प्रेरण द्वारा आवेशन से भी आवेश संरक्षित है। उम्मीद है आवेश संरक्षण समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसका अगला मूलभूत गुण आवेशों का। हमने 2 पढ़ लिए, एक तो हमने पहला पढ़ा था आकर्षण और प्रतिकर्षण, और दूसरा हमने पढ़ा था आवेशों का संरक्षण। तीसरा हम पढ़ते हैं आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आवेशों की योज्यता कोई बहुत कठिन गुण नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है कि आवेशों को चिन्ह के साथ जोड़ दो, सिंपल मैथमेटिक्स। और इस सिंपल मैथमेटिक्स को बोलेंगे ये जो सिंपल सा योग है, सरल सा योग है, इसे बोलते हैं गणितीय योग। गणितीय योग नहीं, बीजगणितीय योग, अलजेब्राइक एडिशन। तो देखते हैं क्या है इसमें कहानी। मतलब ये है कि यहाँ आवेश प्लस का 4e था, यहाँ आवेश माइनस का 4e है, और आवेश अगर माइनस का 8e और आता सपोज करके और सबको जोड़ना होता तो प्लस 4e से माइनस 4e कैंसिल हो गया, और आवेश जो अगला है 8e, वो कुल आवेश 8e आ जाता। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही है। सिंपल जोड़ना है आवेशों की योज्यता। तो कुल आवेश जो होता क्या है, वो अवयवी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। और अवयवी आवेश क्या होते हैं? जो छोटे छोटे एलिमेंट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पे ये प्लस का 4e और यहाँ पे ये माइनस का 4e, ये दोनों ही अवयवी आवेश हैं। अभी प्लस 4e माइनस 2e माइनस 6e प्लस 8e माइनस 17e प्लस 6e, सारे के सारे अगर जोड़ने की बात करेंगे तो सिंपल मैथमेटिक्स से उन्हें जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है। यानी अवयवी आवेशों का बीजगणितीय योग करना है और उस संपूर्ण निकाय का कुल आवेश निकल आएगा। तो ये जो आवेशों की योज्यता है, ये कोई खास नियम नहीं है मेरे हिसाब से, तो बहुत ईजी सी बात है। पर क्योंकि बुक्स में आवेशों के मूलभूत गुण में हेडिंग होती है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, तो बता दिया है कि यार ये है। आगे समझते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। मतलब किसी आवेश पे वेग का क्या प्रभाव होता है। अगर कोई आवेश रुका हुआ हो और वो गतिशील हो जाए, तो जब रुका हुआ था तब उस पर आवेश कितना था, और जब वो
आवेशित वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाए तब उस पर आवेश कितना होगा, क्या कम होगा, ज़्यादा होगा, कैसा होगा, फर्क पड़ेगा या नहीं वेग से। तो भैया मेरे आवेश पर वेग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये समझ लें आप। आवेश पर वेग का प्रभाव, इसका जवाब है कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर जब आवेश पर वेग का कोई प्रभाव था ही नहीं, फिर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा भाई, किसी चीज़ से हमें कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा तो हमें वो चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है। तो बड़े ध्यान से सुने, मैकेनिक्स में जो काम द्रव्यमान का होता है, मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी, क्लास 11th की फिजिक्स में है यांत्रिकी मैकेनिक्स, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम पढ़ते हैं, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, जिसमें हम गति पढ़ते हैं। तो जो काम मैकेनिक्स में द्रव्यमान का होता है, मास का, वही काम इलेक्ट्रिसिटी में, वैद्युतिकी में आवेश का होता है, चार्ज का। तो कहने का मतलब ये है पूरी की पूरी मैकेनिक्स में शुरुआत द्रव्यमान से होती है। अगर कोई चीज़ का द्रव्यमान नहीं है फिर उसकी कहानी नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते कि उसकी किसी वस्तु पर जिसका द्रव्यमान इतना है उस पर बल लगेगा, उस पर संवेग लगेगा, है ना, उसका वेग होगा, उस पर त्वरण लगेगा, कुछ भी होगा, किसी वस्तु पर ही तो होगा जिसका कुछ द्रव्यमान होगा। तो कहने का मतलब ये है जो मैकेनिक्स है उसकी पूरी की पूरी मैकेनिक्स की कहानी की शुरुआत द्रव्यमान से ही होती है। ऐसी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी की कहानी की शुरुआत आवेश से होती है, चार्ज से। अब यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा कि आवेश पे तो वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है, पर द्रव्यमान पे वेग का प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान कुछ और जब वो वस्तु गति की अवस्था में होगी, जब वो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी तो उसका द्रव्यमान कुछ और होगा। अब बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ऐसा तो नहीं होगा, अगर मान के चलो किसी चीज़ का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और उसको बाइक से, स्कूटर से, गाड़ी से, कार से, ट्रेन से या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ से चलाएं तो उसका जो द्रव्यमान है वो नहीं चेंज होगा, उतना का उतना ही रहता है। पर ऐसा नहीं है, उसका द्रव्यमान बदलता है। पर वास्तविकता ये है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इनकी स्पीड जो है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी में हमें उस द्रव्यमान का परिवर्तनशील होना महसूस हो सके। तो समझते हैं भाई, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जो ये एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, m = m0 / √1 - v²/c²। यहाँ पे जो m है वो है गतिशील वस्तु का द्रव्यमान। जब कोई वस्तु किसी वेग से, मान के चलो v वेग से भाग रही है, गतिशील है, तो v वेग से भागती हुई वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है m। और जब वो वस्तु स्थिर अवस्था में थी यानी उसका वेग 0 था, उस वक्त उसका जो द्रव्यमान है वो है m0। तब उसके द्रव्यमान में वेग के साथ जो परिवर्तन होगा वो ये होगा। यहाँ पे जो c है, यानी v तो वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का वेग है, और जो c है वो है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट बोल सकते हैं, प्रकाश की चाल बोल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं है, मैं इसकी डेरिवेशन हायर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। तो अब आप ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा फील करो आप कि अगर मान के चलो अगर हम 100 की स्पीड से भाग रहे हो और हमारा द्रव्यमान हो मान के चलो 100 किलोग्राम, तो 100 की स्पीड से भागते हुए क्या होने वाला है, हमारे द्रव्यमान में कितना चेंज आएगा। तो वो जो चेंज होगा वो बहुत कम होगा, निगलेक्ट होगा। तो समझते हैं कैसे निगलेक्ट होगा। तो इस उदाहरण में हमने स्थिर द्रव्यमान m0 100 किलोग्राम माना है और स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागेंगे। तो यार 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर को सेकंड में बदलो किलोमीटर पर सेकंड में, तो घंटे में 60 मिनट होती है घंटे में, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो पूरे घंटे को सेकंड में डायरेक्ट लाएंगे तो 60 × 60 करेंगे, नहीं करेंगे। और ये 100 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर है, आवर को 60 × 60 कर दिया और ये आवर बदल गया, सेकंड में बदल गया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब 1/6 × 6 यानी 36 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1/36 किलोमीटर हम भाग रहे हैं। अच्छा, 1/36 को और सॉल्व करते हैं तो 0.0277 समथिंग आएगा, इतना किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है वो 1 सेकंड में इतने किलोमीटर की है। चलो ठीक है,
ये तो हो गई v, यानी कि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान, ये हो गया v। अब अगर मैं बात करूं v स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे पता है m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी v स्क्वायर लाना है। तो v स्क्वायर करते हैं इसका स्क्वायर, तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा हो रहा है, 0.0277 का स्क्वायर जो है वो 0.000, मतलब अभी दो बार, एक बार जीरो था, 3 बार जीरो आ गया पॉइंट के बाद, ये और ज्यादा छोटा हो गया v स्क्वायर। चलिए इतना आ रहा है v स्क्वायर। अब जो c है वो है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, और आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में लाइट जो है, प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। तो जो c है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब फॉर्मूले के हिसाब से c का भी स्क्वायर करते हैं, तो c का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 90 अरब। देख सकते हैं 5 जीरो है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो कर दिए स्क्वायर करने के बाद, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया 90 अरब, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़ और अरब। अब v स्क्वायर अपन c स्क्वायर निकाला, तो v स्क्वायर की वैल्यू ये वाली यहां रख दी, और c स्क्वायर जो है ये, इसकी वैल्यू ये वाली 90 अरब यहां रख दिया। अब सोचने की बात है कि 0.3 बार 0, मतलब 0.0003 बार आ रहे हैं, फिर कुछ भी ना आए, हमें क्या मतलब है, क्या ये लगभग मान 0 के बराबर नहीं है v स्क्वायर का, और अपॉन में 90,000 है, मतलब ऊपर 0 लगभग अपॉन में 90,000, तो 0 अपॉन कुछ भी होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, नहीं होती है। तो सोचने की बात है, ये अपॉन मतलब 0 लगभग 0 अपॉन 90, सॉरी 90,000 नहीं 90 अरब, 90 अरब मतलब हर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वैसे भी 0 के बहुत निकट, बहुत नजदीक होगा। तो कहने का मतलब है v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का जो लगभग मान है वो 0 है कि नहीं है। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं कि यार 100 किलोग्राम की हम है मान लो, और हम 100 की स्पीड से भाग रहे हैं, मतलब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि अगर हम बाइक की स्पीड मान रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर में, तो अपना बाइक की स्पीड जो स्पीडोमीटर में होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, तो हमें फील आता है किलोमीटर पर आवर से, ना कि किलोमीटर पर सेकंड से। तो चलो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो लगभग 0 है, और m0 यानी जब रुके हुए थे तो जो द्रव्यमान था वो था 100 किलोग्राम, तो m0 की वैल्यू 100 रख दी, 100 किलोग्राम, और 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पूरे का मान लगभग 0 है, 0 के बहुत निकट है, तो 1 में से घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा लगभग, और 100 अपॉन अंडर रूट में यहाँ 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1, और 100 अपॉन 1 हो गया 100, यानी कि जो गतिशील द्रव्यमान है वो भी 100 किलोग्राम में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होता है क्वांटम लेवल पे पार्टिकल्स के बारे में जब स्टडी करते हैं, यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स की स्टडी जब करते हैं तब उनके द्रव्यमानों में जो फर्क होता है वह महसूस भी होता है। पर स्थूल द्रव्यमान के बारे में जब हम अपने मतलब एक तो होता है सूक्ष्म कण, वो तो होता है मैक्रो लेवल पे, मैक्रो एक हो गया माइक्रो सूक्ष्म, और एक हो गया मैक्रो स्थूल। जो मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें फील नहीं देता, और हमें ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है कि द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। तो ये मतलब जो द्रव्यमान की कहानी आपको पढ़ाई थी ये बस इसलिए पढ़ाई थी कि मैकेनिक्स में जो काम द्रव्यमान का है वैद्युतिकी में वो काम आवेश का है। ये बात दिमाग में रखते हुए आवेश पे वेग का प्रभाव नहीं पड़ता, पर द्रव्यमान पे वेग का प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम मतलब थोड़े दिन मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, जूम करने में क्या जा रहा है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भागे, प्रकाश की स्पीड से, प्रकाश की चाल से भागे, तो क्या होगा द्रव्यमान के साथ, देखते हैं। m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, मतलब जो वस्तु का वेग है v वो हो जाए c के बराबर, प्रकाश की स्पीड से तो वस्तु भाग रही है, तो जो v है वो c के बराबर हो जाए, तो हो जाएगा m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v की जगह रख दो c, यानी ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और c स्क्वायर से c स्क्वायर एक बार गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 यानी 0, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा m0 अपॉन अंडर रूट में
जीरो, 1 माइनस 1 यानी जीरो, और अंडर रूट में जीरो का मतलब जीरो, यानी हो जाएगा m0 अपॉन जीरो। अब जीरो से किसी में भी भाग देंगे, अब m0 कुछ भी हो, कितना भी द्रव्यमान हो स्थिर वस्तु का, जब वो स्थिर रही थी, पर जीरो से जब भी डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम प्रकाश के वेग से भागने लगे तो हमारा द्रव्यमान अनंत हो जाएगा। पांचवा मूलभूत गुण है आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात है यार, आपको पता है कि किसी वस्तु पे या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, या किसी वस्तु में से जाएंगे भी तो 1 जाएगा, 2 जाएंगे, 10 जाएंगे, 50 जाएंगे। क्या कभी ऐसा होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया? नहीं होगा ना। क्या कभी ऐसा होगा कि 3/4 इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया? ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, आवेश का क्वांटीकरण। ये खतरनाक से नाम जो है ना, ये ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं क्या है कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है, इजी सी कहानी है। तो देखो बड़े ध्यान से, आवेश का क्वांटीकरण बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। है क्या कि किसी वस्तु पर अब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो जिसमें से जाएगा उस पर प्लस का 1e चार्ज आएगा, और जिसमें जाएगा उस पर माइनस का 1e आवेश आएगा। तो भैया प्लस आए चाहे माइनस आए, प्लस माइनस 1e आवेश आ सकता है किसी वस्तु पर। या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो प्लस माइनस 2e आवेश आ सकता है, या 19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि यहाँ लिख दिया है तो प्लस माइनस 19e, प्लस माइनस 100e, 150 हो जाए तो प्लस माइनस 150e। ये सब तो पॉसिबल है, संभव है, पर किसी भी वस्तु पर कभी ऐसा आवेश नहीं आएगा प्लस माइनस 2/3e। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? क्योंकि यार 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो तो e होता है, नहीं होता, जिसका मान मैंने पढ़ाया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब 2/3 आवेश इधर से उधर ट्रांसफर क्या हो जाएंगे, 2/3, मतलब पूरा 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है भाई, इसमें 1/3 और जोड़ना पड़ेगा तब 3/3 होगा कहानी में, तब 1 इलेक्ट्रॉन बन पाएगा, मतलब 2/3 ही, जो कोई आवेश होगा ही नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई, ये संभव ही नहीं है। कभी 5/4e ऐसा आवेश भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश जो है, मतलब आवेश का जो क्वांटीकरण है, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि इस गुण के अनुसार, इस मूलभूत क्वांटीकरण के अनुसार, किसी वस्तु पर आवेश, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज ये था, मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। पूर्ण गुणक का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ना कि भिन्नात्मक रूप में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, इस टाइप की फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं। अब यहाँ भिन्नात्मक बोल दिया तो ये मत समझ लेना कि सर फिर तो भिन्नात्मक में 6/2e भी होता है। अरे भैया 6/2 का मतलब 2 से 6 कैंसिल हो गया 3 बार, तो भैया वो कोई भिन्नात्मक रूप मत उसे प्लीज मान लेना, ठीक है? उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो ये पूरी की पूरी यहीं तक की कहानी थी आवेश का मूलभूत गुण।